आज हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन सब्जेक्ट्स में कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो एमसीक्यू नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज मीन्स ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन का क्या मतलब है, ऊर्जा संरक्षण का क्या मतलब है। तो उसके ऑप्शन नंबर 1 है इंक्रीज इन एनर्जी कंजप्शन, ऊर्जा की खपत में वृद्धि। दूसरा ऑप्शन है रिडक्शन इन एनर्जी कंजप्शन, ऊर्जा की खपत में कमी। तीसरा ऑप्शन है एनर्जी कंजप्शन रिमेन्स सेम। तो ये ऑप्शन थोड़ा गलत लग रहा है, नन ऑफ दीज, ये भी गलत है। और इंक्रीज इन एनर्जी कंजप्शन, ऊर्जा की खपत में वृद्धि, ये भी गलत है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, रिडक्शन इन एनर्जी कंजप्शन। तो इसमें होता क्या है एनर्जी कंजप्शन में, बेसिकली हम एनर्जी कंजर्वेशन इसलिए पढ़ते हैं जिससे कि हम अपनी जो एनर्जी का बचत कर सकें, उसकी जो कंजप्शन है उसको रोक सकें। ठीक है, तो एनर्जी का कंजप्शन को रिड्यूस कर सकें, मतलब कम कर सकें। तो इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है इन एनर्जी कंजर्वेशन रिडक्शन इन एनर्जी कंजप्शन डैश द क्वांटिटी द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। तो एनर्जी कंजर्वेशन में क्या होता है, रिडक्शन इन द एनर्जी कंजप्शन। तो डैश में हम लोग देखेंगे क्या सही होगा, विदाउट अफेक्टिंग, विद अफेक्टिंग, मे बी अफेक्टिंग, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें ऑल ऑफ दीज तो होगा नहीं, मे बी अफेक्टिंग ये भी गलत है, विद अफेक्टिंग ये भी गलत हो जाएगा। तो जो एनर्जी कंजर्वेशन का जो डिफाइन है उसमें कहलाता है वो रिडक्शन इन एनर्जी कंजप्शन विदाउट अफेक्टिंग। तो ऑप्शन बी हमारा जो है वो ऑप्शन ए सही होगा। इसमें ऊर्जा संरक्षण में ऊर्जा खपत में कमी को प्रभावित किए बिना उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा को सेम रखते हैं हम लोग। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें इंडियाज फॉसिल फ्यूल्स रिजर्व्स आर। तो जो भारत में जीवाश्म ईंधन भंडार है वो क्या है, अनलिमिटेड है, पहला ऑप्शन। दूसरा है लिमिटेड, नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, नेक्स्ट 100,000 ईयर्स। तो जो इंडिया में जो फॉसिल फ्यूल का रिजर्व्स है वो अगर आप लोग देखें तो वो लिमिटेड है, सीमित है। तो ऑप्शन बी इसमें हमारा जो होगा वो सही होगा, क्योंकि अनलिमिटेड तो है नहीं फॉसिल फ्यूल्स। क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स क्या हैं, ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जो कि कभी भी जो कि कॉन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के अंदर आते हैं। तो ये क्या होंगे, ये लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, तो मतलब ये उचित मात्रा में, सीमित मात्रा में हमारे रिजर्व्स में है, भंडार में है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हमारा 4 जो है, इंडिया हैज़ डैश विच मे बी लास्ट फॉर अबाउट 200 ईयर्स। तो इंडिया के पास में क्या चीज़ है जो 200 साल तक के लिए, 200 वर्ष तक के लिए चल सकती है। तो ह्यूज ऑयल रिजर्व्स, तेल का भंडार बहुत ज़्यादा है, ये ऑप्शन गलत होगा क्योंकि तेल का भंडार बहुत ज़्यादा है नहीं। और नेचुरल गैसेस का रिजर्व्स वो भी 200 साल तक के लिए नहीं है, वो भी कम समय के लिए। तो और कोल है हमारा, कोल रिजर्व। तो कोल रिजर्व जो मैंने चैप्टर पढ़ाया था आप लोगों को, चैप्टर नंबर 1, उसमें मैंने बताया था कि कोल रिजर्व 200 साल तक के लिए हमारे पास में है। तो ऑप्शन सी इसका जो होगा वो करेक्ट होगा। तो न्यूक्लियर रिजर्व्स की भी नहीं बात कर सकते, न्यूक्लियर रिजर्व की, तो ऑप्शन सी ही इसका सही आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग जब चलते हैं तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5, इन इंडिया कोल विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर कंसर्न। तो कोल जो है वो इंडिया में मेजर कंसर्न क्यों है, भारतीय कोयले में निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य चिंता का विषय है।
तो हम देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं इसमें। तो क्या चिंता का विषय है वो देखते हैं। इट हैज़ हाई एस कंटेंट, इसमें जो उच्च राख सामग्री होती है, ऑप्शन ए। इट एसोसिएट्स ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन, तो ये भी कर सकता है, जो कोल में होता है एक तो हाई कंटेंट है इसका होता है, ये भी सही ऑप्शन है। और इट एसोसिएट्स ग्रीन हाउस गैसेज, तो इसमें ग्रीन हाउस गैसेज भी होती हैं, ये भी ऑप्शन सही है। तो इसका देखा जाए तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही हैं, तो इसका आंसर सी होगा, बोथ ए एंड बी दोनों सही हैं, ए और बी। और इट हैज़ द हाई कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू कोल की इतनी हाई होती नहीं है, तो ऑप्शन बी तो एलिमिनेट हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका सही है, बोथ ए एंड बी। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड इज एप्लीकेबल टू न्यू बिल्डिंग्स हैविंग द कनेक्टेड लोड ऑफ, तो जो ऊर्जा संरक्षण भवन कोड है वो कितने किलोवाट या उससे ज़्यादा की लोड के लिए एप्लीकेबल है किसी भी न्यू बिल्डिंग के लिए। तो ये तो टू द पॉइंट आंसर है। तो जो न्यू बिल्डिंग्स होती हैं उसके लिए 100 किलोवाट, तो 100 किलोवाट है, उससे ज़्यादा ये तो होगा नहीं। तो 10 मेगावाट ये तो ज़्यादा हो गया। 500 किलोवाट, तो ये 500 किलोवाट जो है वो न्यू बिल्डिंग्स के लिए, या 500 किलोवाट है, 500 किलोवाट से ज़्यादा, कम से कम तो 500 होना चाहिए किसी भी न्यू बिल्डिंग को, अगर उसमें एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड लगाना है उस एरिया न्यू बिल्डिंग्स में, न्यू अपार्टमेंट में, तो 500 किलोवाट या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही होगा। ये आपका एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड चैप्टर का MCQ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा 7th क्वेश्चन जो है, तो 7th क्वेश्चन ये है कि द एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड इज एप्लीकेबल टू डैश। तो एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड किसके लिए एप्लीकेबल है? ओल्ड बिल्डिंग्स, पुरानी इमारतों के लिए भी एप्लीकेबल होगा, न्यू बिल्डिंग्स नई के लिए भी एप्लीकेबल होगा। तो बोथ ओल्ड एंड न्यू बिल्डिंग्स, तो ऑप्शन जो सी है वो सही होगा यहाँ पर। बोथ ए एंड बी इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि ए एंड बी, बोथ ए एंड बी इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि ए और बी के अलावा ये है कि ए भी है और बी भी है, तो बोथ न्यू बिल्डिंग्स एंड ओल्ड बिल्डिंग्स, तो ये एक बिल्कुल सही पॉइंट बन रहा है। तो इसका आंसर होगा बोथ न्यू एंड ओल्ड बिल्डिंग्स। पहले ए ऑप्शन में तो ये हो गया कि सिर्फ खाली एक, और दूसरा और इसमें हो गया ओल्ड और न्यू बिल्डिंग दोनों के लिए, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल बेस्ट सूट कर रहा है। अगर यहाँ पर और कोई ऑप्शन दिया होता तो हम लोग बोथ ए एंड बी लगाते। तो 7th क्वेश्चन का आंसर सी है। इसी तरीके से 8th क्वेश्चन जो है BEE, तो BEE के आप लोग जानते होंगे कि BEE का फुल फॉर्म ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, जो कि भारत सरकार के अंदर आता है। तो इसका क्या दिया है, BEE इज एस्टेब्लिश्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडियन स्टेट्स, भारतीय राज्यों की राज्य सरकार द्वारा इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया। ये ऑप्शन गलत है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये ऑप्शन सही है, तो भारत सरकार के अंतर्गत आता है, तो भारत सरकार ने ही इसका एस्टेब्लिशमेंट किया है। 3rd ऑप्शन है यूनियन टेरिटरी स्टेट ऑफ इंडिया, ये भी गलत है, केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनके द्वारा, ये भी गलत है। ऑल ऑफ दीज ये भी गलत होंगे, ऑल ऑफ द अबव वाला। तो ऑप्शन बी सही है, BEE इज एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो इसके बाद में 9th क्वेश्चन जो है वो है द पर्पस ऑफ इंटरकूलिंग इन मल्टी स्टेज कंप्रेशर इज टू। तो जो मल्टी स्टेज कंप्रेशर में इंटरकूलिंग का क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है? तो इंटरकूलिंग का क्या पर्पस है कि इसका पर्पस ये है कि जैसे कि ये रिड्यूस करता है वर्क ऑफ कंप्रेशन, तो ये इसका ऑप्शन जो होगा इसमें क्या होगा, मॉइस्चर रिमूव करना इन द एयर, तो ऑप्शन ए गलत है। तो रिड्यूस द वर्क ऑफ कंप्रेशन, तो ये कंप्रेशन जो संपीड़न है उसकी के काम को कम करता है, तो ये मल्टी स्टेज कंप्रेसर का ये फंक्शन है, मतलब ये पर्पस है, मतलब यूज़ करने का इसको। तो ये ऑप्शन बी इसमें जो होगा वो सही होगा। ये वाला सेपरेशन मॉइस्चर एंड ऑयल पेपर्स ये भी गलत है, नन ऑफ द एबव ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी जो है ये क्या करता है, कंप्रेशर मल्टी कूलिंग में मल्टी स्टेजेस जो होती हैं कंप्रेशर की इंटरकूलिंग में, वो क्या करती हैं, रिड्यूस करती हैं कंप्रेशर के वर्क को, मतलब जो उसका काम है उसको कम करती हैं। ये फ़ायदा होता है मल्टी स्टेजेस का। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है।
कंप्रेसर था उस चैप्टर से है ये। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर जो 10 है हम लोगों का, वो है 1 टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट इज इक्विवेलेंट टू। तो जो मेट्रिक टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट जो मैंने पढ़ाया था आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 में था, जो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि एक टन में कितना ऑयल होगा। एक टन जो एक टन तेल समतुल्य के बराबर है, किसके समतुल्य, किसके इक्विवेलेंट है एक टन। तो एक टन बराबर हम बोल सकते हैं एक टन बराबर वैसे तो 10 इंटू 10⁻6 किलो जूल भी होता है। अगर इसको किलोवाट आवर में लिखना चाहे तो किलोवाट आवर में भी 11,630 ये भी सही है। और इसको अगर मेगा जूल में चेंज करके लिखना चाहें 41,870 मेगा जूल, तो इसमें भी सही है। तो ये तीनों कन्वर्जन है जो एक 1 टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट के, अगर हम किलो कैलोरी में लिखते हैं तो वो भी सही है, मेगा किलोवाट आवर्स में लिखते हैं ये भी सही है, और मेगा जूल में लिखते हैं ये भी सही है। तो इसके ऑप्शन नंबर जो डी है ऑल ऑफ दीज वो करेक्ट होगा। तो 1 टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट आप लोगों को पता होना चाहिए, ये अच्छा क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है 11th, द एनर्जी सोर्स विच आर इन एग्जॉस्टेबल आर नोन एज। तो जो एनर्जी सोर्सेज जो इन एग्जॉस्टेबल हैं तो वो कौन से हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, कॉमर्शियल एनर्जी सोर्सेज, प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, और फिर फोर्थ ऑप्शन है सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज। जो इन एग्जॉस्टेबल है मतलब जिनको जो अटूट हैं, जिनकी मात्रा ख़त्म नहीं हो सकती, तो वो क्या कहलाते हैं हमारे, हम उनको बोलते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ना कि प्राइमरी ना सेकेंडरी, उनको हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बोलते हैं, या फिर इन्हीं को हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन जो थर्ड है सी वो सही है हम लोगों का इस वाले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 12 जो अगर हम डिस्कस करते हैं तो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमर्शियल एनर्जी सोर्स। तो इनमें से कॉमर्शियल एनर्जी सोर्स कौन सा है। तो कॉमर्शियल एनर्जी सोर्स क्या होते हैं, बेसिकली जिनको हम किसी भी कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, तो वो हमारे कॉमर्शियल एनर्जी सोर्स कहलाते हैं, जो कि हम वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोतों के अंदर काउंट करते हैं, जो किसी चीज़ का इन्वेस्टमेंट कर प्रोड्यूस की जाती हैं, तो वो कहलाती है हमारी कॉमर्शियल एनर्जी सोर्स। तो इलेक्ट्रिसिटी है, कोल है, ऑयल है, ऑल ऑफ दीज है। तो ऑयल और कोल हैं वो तो प्राइमरी हैं। तो कॉमर्शियल एनर्जी सोर्स हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, जो कि कोल और ऑयल और डिफरेंट टाइप के फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस होता है। तो इसका आंसर इलेक्ट्रिसिटी होगा कॉमर्शियल एनर्जी में। अगला क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन नंबर जो है वो है द पैरामीटर यूज्ड इन स्टार बिल्डिंग ऑफ एन एयर कंडीशनर इज। तो जो पैरामीटर जो हम यूज़ करते हैं किसी भी एयर कंडीशनर या एसी को स्टार लेवलिंग चेक करने के लिए, तो वो क्या करते हैं, तो COP ये नहीं होता। COP दूसरा है हम लोगों का EER, एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो यूज्ड फॉर लेवलिंग द एयर कंडीशनर। हाँ, ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है। EER रेशियो हम लोग कैलकुलेट करते हैं एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो किसी भी एयर कंप्रेसर का, एयर कंडेंसर का, जिससे कि हम लोग क्या बता सकते हैं उसका, तो उसकी जो लेबलिंग है, स्टार लेबलिंग स्टैंडर्ड है, वो क्या है। 1 किलोवाट पर टन रेशियो ये भी नहीं लेंगे, ये भी गलत है। API भी नहीं लेंगे। EER रेशियो वो सही है, ऑप्शन बी ही सही है, तो ऑप्शन बी होगा इसका सही। अगला है GSL, अच्छा स्टैंड्स फॉर, तो GSL का मतलब क्या है वो बताना है हम लोगों को। तो GSL स्टैंड्स फॉर GLS, तो जनरल लाइटिंग सर्विसेज होता है इसका मतलब। तो ये लाइटिंग सर्विसेज का एक टाइप है GSL, जनरल लाइटिंग सर्विसेज। तो जनरल लैंप सर्विसेज, जनरल लैंप सर्विसेज, जनरल लाइटिंग सोर्स। तो सोर्स नहीं है, सर्विस होगा उसका आंसर, जनरल लाइटिंग सर्विस। तो ऑप्शन थर्ड इसका सही होगा। तो ये फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन था, जो कि आपका लाइटिंग वाले चैप्टर में से, लाइटिंग एंड डीजी से, सिस्टम वाले में से। तो विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द कोल रिजर्व्स, ग्लोबल कोल रिजर्व्स। तो किस कंट्री के पास में, ये चैप्टर नंबर 1 से है ये क्वेश्चन,
किस कंट्री के पास में सबसे ज़्यादा कोल का जो भंडार है, सबसे बड़ा हिस्सा है भंडार का उसका। तो सबसे बड़ा जो भंडार का हिस्सा है वो रशिया के पास है, कि चाइना के पास है, कि यूएसए के पास है, कि इंडिया के पास है। तो सबसे ज़्यादा जो कोल का हिस्सा है वो यूएसए के पास है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो कि अमेरिका जिसे हम बोलते हैं, उसके पास सबसे ज़्यादा बड़ा हिस्सा है कोल का। तो इसका आंसर होगा यूएसए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है उसे देखते हैं। द एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड दैट इज ECBC was launched by the Ministry of Power, Government of India in, तो किस वर्ष में, किस महीने में उसका जो उद्घाटन किया गया था, लॉन्चिंग की गई थी, तो वो कब की गई थी। तो ये टू द पॉइंट आंसर होगा, जनरल नॉलेज बेस्ड भी है, और आपका जो चैप्टर नंबर 3rd है एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स, सॉरी 3rd नहीं है आप लोगों का, 6th या 7th चैप्टर है एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स, तो उसमें है। तो इसका डायरेक्ट आंसर है मई 2007। तो 2007 में मई के महीने में इसका उद्घाटन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो होगा वो करेक्ट होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जो हम क्वेश्चन नंबर 17 जो है, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर टू द एयर पॉल्यूशन। तो जो वायु प्रदूषण है उसके लिए सबसे सर्वाधिक योगदान किसका है। तो वायु प्रदूषण है वो सबसे ज़्यादा देखते हैं किससे होता है। ऑप्शन कौन कौन से हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, सल्फर ऑक्साइड्स, पार्टिकुलेट्स। तो जो सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है, तो वो हम लोगों ने डिस्कस भी किया है एयर पॉल्यूशन में। तो वायु प्रदूषण सबसे ज़्यादा होता है आप लोगों का कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो ऑप्शन ए हम लोगों का जो होगा वो सही होगा, क्योंकि ये जो क्लाइमेट चेंज जो है उस फर्स्ट चैप्टर में उस हेडिंग के अंतर्गत है, ये पॉल्यूशन से रिलेटेड। तो ऑप्शन ए जो है इसका कार्बन मोनोऑक्साइड वो सही है इसका। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, द एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द रिलीज ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स फ्रॉम कंबशन ऑफ फ्यूल्स। तो कौन से फ्यूल्स जो उनका कंबशन हो रहा है जिससे कि हमारा जो एसिड रेन है वो कॉज हो रही है, अम्ल वर्षा है, किन ईंधनों के दहन से हो रही है। तो इसमें पहला ऑप्शन है सल्फर ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, NOx। एक्स का यहाँ पर मतलब बेसिकली ये है कि एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है। और दूसरा है सल्फर ऑक्साइड, SOx और CO2। तीसरा है CO2 और NOx, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। और चौथा है H2 वाटर। तो जो एसिड रेन कॉज होती है वो सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की वजह से होती है। तो ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा इसका। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है एसिड रेन से, क्लाइमेट चेंज में जो एसिड रेन है उससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो है, डैश इज अ सिस्टम इनिशिएटेड बाय BEE टू डिटरमाइन एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ अप्लायंसेस लाइक एयर कंडीशनर्स। तो जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है उसने क्या सिस्टम इनिशिएट किया है जिससे कि किसी भी इक्विपमेंट की या किसी भी अप्लायंस की एनर्जी एफिशिएंसी चेक की जा सके। तो पहला ऑप्शन है स्टार रेटिंग, फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है मून रेटिंग। तीसरा ऑप्शन है एनर्जी रेटिंग। चौथा ऑप्शन है नन ऑफ अबव। तो इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका ऑप्शन है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका जो है वो है स्टार रेटिंग। तो स्टार रेटिंग से ही हम लोग बता पाते हैं किसी भी इक्विपमेंट की एनर्जी एफिशिएंसी को। तो ये BEE के द्वारा लागू किया गया था। तो ऑप्शन इसका ए जो है वो सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, प्रेजेंटिंग द लोड डिमांड ऑफ अ कंज्यूमर अगेंस्ट टाइम ऑफ अ डे इज नोन एज। तो किसी भी एक दिन का किसी भी उपभोक्ता की दिन के समय की तुलना में लोड मांग को प्रस्तुत करना डैश के रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है? तो किसी भी लोड को हम लोग जो किसी भी
डे टाइम में देखते हैं किसी भी कंज्यूमर का, उसको टाइम कर्व कहते हैं या लोड कर्व कहते हैं या डिमांड कर्व या एनर्जी कर्व। तो इसको जो लोड को हम लोग देखते हैं किसी भी पर्टिकुलर डे में, तो लोड कर्व के बेसिस पर देखते हैं किसी भी कंज्यूमर का। तो इसका ऑप्शन बी जो है लोड कर्व वो सही होगा इसमें। इसी तरीके से एन इवेपोरेशन रेशियो दैट इज स्टीम टू फ्यूल रेशियो, इवेपोरेशन जो होता है उसका रेशियो, जो भाप होती है उसका अनुपात, बाष्पीकरण जो होता है उसका अनुपात, ऑफ एन एफिशिएंट कूल फायर्ड बॉयलर इज इन द रेंज ऑफ। तो जो इवेपोरेशन रेशियो होता है किसी भी ऑयल फायर्ड बॉयलर जो होते हैं उनका जो इवेपोरेशन रेशियो होता है, ये आप लोगों ने अगर बॉयलर्स पढ़े होंगे तो बॉयलर्स में है ये। तो बॉयलर्स जो इवेपोरेशन रेशियो की रेंज होती है वो होती है आप लोगों की वो होती है 13 से लेकर 16 के बीच में। तो ऑप्शन बी इसका जो है वो सही है, टू द पॉइंट आंसर है इसका। 5 से 6 ये होगी नहीं, 1 से 2 होती नहीं है, तो 13 से 16 के बीच में होती है इसकी वैल्यू इवेपोरेशन रेशियो, इसको कि स्टीम टू फ्यूल रेशियो हम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है, 13:16। इसी तरीके से द रेशियो ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स इमिटेड बाय अ लैम्प ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय द लैम्प इज द। तो जो रेशियो है उसका फ्लक्स इमिटेड बाय अ लैम्प टू द पावर कंज्यूम्ड बाय अ लैम्प, तो वो क्या होता है? तो फ्लक्स, ल्यूमिनस फ्लक्स पर यूनिट पावर, तो हम उसको क्या कहते हैं? ल्यूमिनस एफिशिएंसी कहते हैं। ये टू द पॉइंट डिफाइन है, ल्यूमिनस एफिशिएंसी की डिफाइन है। तो ये इसका ऑप्शन जो सी है वो सही होगा। ल्यूमिनस तो होगा नहीं, लक्स तो होगा नहीं, CRI तो होगा नहीं, तो ल्यूमिनस एफिशिएंसी कहते हैं उसको, चमकदार क्षमता। तो ऑप्शन सी है जो 22 क्वेश्चन का वो सही है। इसी तरीके से 23 क्वेश्चन जो हम लोग देखते हैं, 23 क्वेश्चन में क्या है? द पावर रिक्वायरमेंट ऑफ द DG सेट्स, डीजी जनरेटर सेट्स इज डिटरमाइंड बाय। तो पावर रिक्वायर्ड जो रिक्वायरमेंट है किसी भी डीजी जनरेटर सेट की, वो किससे हम लोग डिटरमाइन करते हैं? तो उसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं, चेक करते हैं बेस लोड से या मैक्सिमम लोड से या पार्शियल लोड से या जीरो लोड से। तो आधार भाग से या फिर अधिकतम भार से या आपका होगा आंशिक भार से या शून्य भार से। तो हम लोग जो मैक्सिमम डिमांड होती है, मैक्सिमम लोड होता है, उसके बेसिस पर हम किसी भी डीजी सेट्स का पावर रिक्वायरमेंट डिटरमाइन करते हैं। तो मैक्सिमम डिमांड कितनी हो रही है, मैक्सिमम जो लोड है किसी भी यूनिट का, उसके बेसिस पर हम लोग इसको डिटरमाइन करते हैं। तो ऑप्शन बी जो है मैक्सिमम लोड के बेसिस पर इसको डिटरमाइन करते हैं। तो ऑप्शन बी आपका होगा सही। इसी तरीके से द एवरेज लाइफ, क्वेश्चन नंबर 24 है जो 24वां क्वेश्चन है जो, इसमें क्या पूछा गया है? द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ अ सोडियम वेपर लैम्प इज। तो सोडियम वेपर लैम्प का औसतन जीवन अवधि कितनी होती है? तो पहला ऑप्शन है 2000 घंटे, 2000 आवर्स, 4000 आवर्स, 4000 घंटे, 6000 घंटे और 8000 घंटे। तो इसकी जो औसतन एक एवरेज वैल्यू होती है सोडियम वेपर लैम्प की, वो होती है 6000 घंटे। तो ऑप्शन सी है वो सही होगा हम लोगों का इसमें। इसी तरीके से अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 में क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 25 है जो 25वां क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया था एट व्हाट टेम्परेचर कैन यू कंजर्व एनर्जी बाय कीपिंग द फ्रिजेस। तो जो हमारे फ्रिजेस हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, उनको किस टेम्परेचर पर रखकर हम लोग उसमें ऊर्जा संरक्षण जो है, एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं, एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है 37 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 400 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट से 500 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री से लेकर 800 फ़ारेनहाइट या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जो हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन या एनर्जी कंजर्व किसी भी रेफ्रिजरेटर या फ्रिज की किस तरह एक तापमान होता है जिस पर कर सकते हैं, तो वो तापमान आप लोगों का होता है 37 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 400 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ऑप्शन ए जो है इसका वो सही होगा। तो इसी के साथ हम लोगों के ये 25 क्वेश्चंस इस
एनर्जी कंजर्वेशन MCQ मॉक टेस्ट के कंप्लीट होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इससे रिलेटेड जो MCQs हैं वो मैं टेलीग्राम के अपने चैनल पर डाल दिए हैं, और आप उसका PDF डाउनलोड करके उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।